नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं अभिषेक त्रिपाठी आपका यूसीपी सतना के यूट्यूब लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में थोड़ी बहुत त्रुटियां रह गई, उन त्रुटियों को हम यथासंभव सुधार की ओर कार्य कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इतिहास का एक सामान्य परिचय पढ़ा था, जिसमें हमने जानकारी प्राप्त की थी कि कैसे किस तरह से इतिहास का विभाजन किया जाता है, चाहे वो साक्ष्यों के आधार पर हो, चाहे वो अवधि के आधार पर हो। साक्ष्यों के आधार में हमने पहला जो आधार पढ़ा था वो पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमने पहला जो सब टॉपिक था उसके बारे में चर्चा की थी, वो था मानव की उत्पत्ति। तो आज हम बात करेंगे कि मानव की उत्पत्ति, और इसी तरीके से हम बात करते चलेंगे और पाषाण काल तक पहुँचेंगे। ठीक है, मानव की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करें तो समझिए, एक हैंडले महोदय हैं, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी नेचर्स के ऊपर, और जिसमें उन्होंने बानर और मानव इन दोनों में काफ़ी समानता को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि मानव और कपि में कई तरह की समानताएं पाई जाती हैं। उन्होंने मूल रूप से मानव को या कपियों को दो भागों में बांटा था। एक ऐसा भाग जो जंगलों में रह गए और दूसरा भाग जो मैदानी क्षेत्र की ओर बढ़ चले। समझ में आ रहा है आपको बात। एक ऐसा देखिए, सभी पहले कहाँ रहते थे? जंगलों में। फिर क्या हुआ कि कुछ बंदर निकल करके मैदानी क्षेत्र में आ गए और कुछ बंदर यथावत जहाँ थे वहीं रह गए। तो जो लोग वहाँ रह गए उसको हम कहते हैं रामापिथेकस। रामापिथेकस वो बंदरों की प्रजाति है जो जंगलों में रह गई। और उसके बाद जो बंदर जो ज़मीनी स्तर पर आ गए या मैदानी क्षेत्र पे आ गए, तो इसका नाम क्या था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को प्रागैतिहासिक मानव भी माना जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक मानव किसे कहा जाता है, तो वह है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसी तरीके से क्रमशः इनका प्रगति चलती रही, और हमारे पास जो सबसे आधुनिक मानव है जिसके बारे में हमको जानकारी है वो प्राप्त हुआ होमो हैबिलियस मानव। इसके बाद हिंडलबर्ग आता है और उसके बाद आता है पीकिंग मानव। तो आप एक बात समझिए, एक साधारण सी बात समझिए कि पहले बंदर जो थे वो पेड़ों पे कूदते झपटते इधर उधर छलांग लगाते थे, तो उनके दोनों हाथों और दोनों पैरों का उपयोग होता था। जब मैदानी क्षेत्र में वो आए तो उनके दो हाथ खाली हो गए। तो जब दो हाथ खाली हो गए तो वो सीधा खड़ा होना जाने लगे। कैसा खड़ा होने लगे? सीधा। तो पीकिंग मानव को होमो इरेक्टस मानव भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि होमो इरेक्टस मानव किसे माना जाता है? तो आज का मानव भी होमो इरेक्टस है, पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? पीकिंग मानव। पीकिंग मानव वो पहला बंदर है जिसने अपने दो पैरों का उपयोग चलने के लिए किया और दो हाथ उसके क्या हो गए? खाली हो गए। उसके बाद आता है जावा मानव। जावा मानव के बारे में समझिए, इसने आग का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? आग का आविष्कार करने वाला कौन था? जावा मानव। समझिएगा बात को कि मैं पहले 4 हाथों से चल रहा था, अब मैं 2 हाथों से चल रहा, तो मेरे 2 हाथ खाली हो गए। 2 हाथ मतलब जो पैर हो गए आज की डेट में। तो 2 हाथों से मैं दो पैरों से चल रहा हूँ, तो मेरे 2 हाथ खाली हैं। अब मैं इन हाथों का क्या उपयोग करूंगा? तो इससे मैं नई खोजें और नए आविष्कार करूंगा। तो इसी तरीके से जावा मानव ने आग का आविष्कार किया था। तो प्रश्न आता है कि आग का आविष्कार करने वाला कौन सा मानव है या कौन सा कपि है? तो उसको हम कहेंगे जावा मानव। इसके बाद आता है निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव को पहला सांस्कृतिक मानव कहा जाता है। सांस्कृतिक मानव समझते हैं, इसने परिवार नियोजन चालू किया, मतलब एक जगह रहना, परिवार के रूप में रहना चालू किया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक मानव। क्रोमैग्नॉन मानव के लिए एक ही प्रश्न बनता है, वो प्रश्न बनता है कि क्रोमैग्नॉन मानव आधुनिक मानव का सबसे निकटतम पूर्वज है। ये सब पूर्वज ही हैं, ये सब हमारे जो आज हम जिस स्थिति में आप सबको दिखाई देते हैं, हम आप सब जैसे हैं, ये सब यहीं से निकल के आए हुए हैं। रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलो से होमो हैबिलियस, पीकिंग, जावा, और क्रमशः हम कहाँ पहुँच गए? लास्ट तक। तो हमारे ये सब क्या हैं? पूर्वज हैं। ये सब हमारे क्या हैं? पूर्वज हैं। पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आधुनिक मानव का सबसे निकटतम पूर्वज कौन है, तो निकटतम पूर्वज है क्रोमैग्नॉन मानव। फिर आता है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस का मतलब आधुनिक मानव। आधुनिक मानव, बुद्धिमान मानव। तो जो आजकल हम मानव देखते हैं वो सभी कौन से मानव कहलाते हैं? होमो सेपियंस प्रजाति कहलाती है। तो इस तरीके से मानव की उत्पत्ति हुई, रामापिथेकस से चालू हुई उत्पत्ति, और हम चलते गए कहाँ तक? होमो सेपियंस तक। और आधुनिक मानव आज की डेट में आप सब देख सकते हैं, हम आप सब कौन है? होमो सेपियंस प्रजाति के लोग ही माने जाते हैं। इसमें एक बात जो समझने लायक है वो ये है कि रामापिथेकस के बाद डायरेक्ट ऑस्ट्रेलोपिथेकस नहीं आया था। इसके बीच में क्रीमियोपिथेकस और भी कई सारे नाम आए थे। उन नामों को महत्वपूर्ण नहीं है। रामापिथेकस वो मानव है वो कपि है जो जंगलों में ही रह गए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन थे? जो मैदानी क्षेत्र पे आ गए। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक मानव। चलिए
हमने जब इतिहास का जो विभाजन किया था, उस विभाजन में हमने 3 तरह का विभाजन किया था, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक काल में हमने सबसे पहले बात की थी मानव की उत्पत्ति की, जो भी आपने समझी। जो सबसे पहला मानव रामापिथेकस और आधुनिक मानव होमो सेपियंस कहलाता है। बीच के सभी मानवों का क्रम आप याद करेंगे। उसके बाद आता है पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में ये कहा जाता है, अच्छा इसका नाम पाषाण काल क्यों है? इसका सीधा सा मतलब होता है पाषाण काल का पत्थरों का उपयोग। किसका उपयोग? पत्थरों का उपयोग। पाषाण मतलब पत्थर होते हैं, आपने बचपन सुना होगा कि पाषाण पाषाण, तो ये पत्थर जो होते हैं उसका उपयोग अगर हम कर रहे हैं तो ये सारे काल में चाहे जितने विभाजन हो उन सभी में मूल रूप से किसका उपयोग हो रहा है? पत्थरों का। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पाषाण काल। ठीक है। पाषाण काल के भी 3 विभाजन होते हैं। एक होता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मतलब होता है पुराना। पुराना मतलब सर्वाधिक पुराना। किसमें सर्वाधिक पुराना? तो पाषाण काल में सबसे पुराना जो स्थल प्राप्त होते हैं, जो सबसे पुराने अवशेष प्राप्त होते हैं, वो किसके प्राप्त होते हैं? पूरा पाषाण काल के। तो पूरा पाषाण काल में सबसे पुरातन है। उसके बाद फिर आता है मध्य और उसके बाद आता है क्या? नवपाषाण। ठीक है। अगर इनके कालखंड की बात करें तो ये 25 लाख ईसा पूर्व के समय की स्थितियाँ हैं, ये 10 लाख ईसा पूर्व और ये लगभग 5 लाख ईसा पूर्व। ठीक है। तो ये समय में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और बहुत ज़्यादा आपको ध्यान भी नहीं देना है। ठीक है। आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ हमको मिलती है और उसका नाम क्या है, बस। अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल की, तो पूरा पाषाण काल है क्या? पूरा पाषाण काल ये है, इसका मतलब ये हुआ कि पाषाण काल में सबसे पुरातन समय की जो चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं, जो इन सब कालों में सबसे पुरानी हैं, जिनका जो अवशेष प्राप्त होते हैं, जिनकी उम्र पता करने के लिए आपको पता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे भविष्य में चल के, C14 करके एक कार्बन रेटिंग का तरीका होता है, जिसके माध्यम से पता करते हैं कि किसकी आयु कितनी पुरानी है, किसी जीवाश्म की, किसी पत्थर की, किसी चीज़ की। C14 तकनीक के माध्यम से अपन पता करते हैं। ये C14 एक प्रश्न है कि किस माध्यम से हम पुरातन काल की सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनकी आयु पता करते हैं। तो पाषाण काल में सबसे पुराना विभाजन है वो है पूरा पाषाण काल। उसके भी 3 सब विभाजन हैं, जैसे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल को क्रोड संस्कृति भी कहते हैं। समझिएगा बात को। जो ये विभाजन होता है पूरा, मध्य और निम्न, ये पूरा, मध्य या उच्च, निम्न, मध्य या उच्च, जो भी विभाजन है, ये क्यों करते हैं हम विभाजन, इसको समझिए। जब हम कोई भी काम करना चालू करते हैं, तो जैसे मान लीजिए पहले हमसे साइकिल चलाते, साइकिल भी नहीं थी हमारे पास, हम बैलगाड़ी यूज करते थे, फिर साइकिल में आए, फिर हम धीरे धीरे मोटरसाइकिल, फिर ऐसे क्रमबद्ध तरीके से आज हम एरोप्लेन तक पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो जब हम शुरुआत में थे, तो जब हम बैलगाड़ी के समय को क्या कहते हैं? बहुत पुराना समय। तो सेम इसी तरीके से पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल भी बहुत ही पुराना है। कितना पुराना है कि इसमें पत्थरों का उपयोग तो होता था, पर पत्थर पूरे के पूरे पत्थरों का हम उपयोग कर लेते थे औजार के रूप में। समझ में आ रही है आपको बात? कि मान लीजिए कि एक इतना बड़ा पत्थर है, तो ये पूरा पत्थर है, हम इसमें कोई कटाई छटाई नहीं करते थे, इस पत्थर को जैसा है वैसे ही लिया और हमने उस पत्थर को उपयोग कर लिया औजार के रूप में। तो ये पूरे पत्थर को हम यूज कर रहे थे, इसलिए इसको कहते हैं क्रोड संस्कृति। क्या कहते हैं? क्रोड संस्कृति। तो ये आपका एक साधारण सा प्रश्न होता है कि पूरा पाषाण काल को या निम्न पूरा पाषाण काल को किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है क्रोड संस्कृति। ठीक है। पूरे अगर पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें तो वो है क्रोड संस्कृति। अब इसके 2 स्थल हमको प्राप्त होते हैं, एक होता है उत्तर भारत में, एक होता है दक्षिण भारत में। उत्तर भारत का जो स्थल है उसकी खोज करता है, उसके खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर D.N. वाडिया जी। कब खोजे थे? 1928 में। ठीक है। अब उत्तर भारत में खोज की D.N. वाडिया 1928 में। ये चूंकि सिंधु नदी की सहायक नदी सोहन नदी के तट पर प्राप्त होता है। सोहन नदी कहाँ बहती है? तो J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो सिंधु नदी की सहायक नदी सोहन नदी के किनारे पर ये सभ्यता के इनके सभी अवशेष हमको प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको उत्तर भारत या निम्न पूरा पाषाण को सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। दूसरा नाम इसका चॉपर चॉपिंग भी है। चॉपर चॉपिंग का मतलब ये है कि सीधे सीधे क्या कहना चाहिए उसको, हम पत्थरों को हल्का हल्का उसको नुकीला बना करके उससे हम चीज़ों को छीलने का काम करते थे, छीलने का या 2 टुकड़े करने का। तो इसलिए इसका नाम क्या है? चॉपर चॉपिंग भी कहा जाता है। ठीक। दक्षिण भारत में पल्लवरम नामक स्थान से हमको निम्न पूरा पाषाण काल के कुछ स्थलों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब? 1868 के आसपास। तो इसकी जो दक्षिण भारत की खोज करते हैं वो कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। कब खोजे थे? 1868 में। इसको कहा जाता है हैंड एक्स संस्कृति।
हैंड एक्स का मतलब समझिए क्यों कहा जाता है। यहाँ से जो औजार मिले हैं वो ज़्यादातर कुल्हाड़ी के जैसे, कुल्हाड़ी देखिए आप सबने, एक डंडा रहता है उसमें हम क्या लगा के रखते हैं, कुल्हाड़ी का लोहे का हिस्सा। तो इसी तरीके से पत्थरों पर कलाकारी की गई है, पत्थरों को इस तरीके से बनाया गया है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हैंड एक्स संस्कृति। इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जैसे नरसिंहपुर हो गया, भीमबेटका हो गया, ठीक है, नेवासा हो गया। तो ये सब क्या है, इसके महत्वपूर्ण स्थल है। मतलब जो अवशेष हमको, जो सर्वाधिक अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, नरसिंहपुर, भीमबेटका और बेलन घाटी और न्यासा भी है, नेवासा भी कहते हैं उसको, ठीक है। नेवासा एक महत्वपूर्ण स्थल है, अभी हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो आपको याद क्या रखना है, एक तो ये याद रखना है कि निम्न उत्तर भारत किसने खोजा था, डीएन वाडिया। कब खोजा था, 1928 में। क्या नाम दिया जाता है, सोहन संस्कृति। दक्षिण भारत में कौन खोजा था, तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। कब खोजे थे, 1868 में। क्या नाम दिया जाता है, हैंड एक्स संस्कृति। कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं वो भी आपको याद रखना है। समझिएगा, हम जितनी भी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखकर की जा रही है। पूरा पाषाण काल बहुत बृहद है, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ आपके लिए जो जरूरी है वो चीज़ें हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। फिर बात करें मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल की, तो इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें नेवासा एक जगह प्राप्त होती है जिसको ड्राफ्ट स्थल कहते हैं। ड्राफ्ट स्थल मतलब समझते हैं कि यहाँ से हमको सर्वाधिक मध्य पूरा पाषाण काल के अवशेष, औजार, हथियार प्राप्त हुए हैं। तो नेवासा एक महत्वपूर्ण स्थल हो गया जिसको आपको याद रखना है कि किसे ड्राफ्ट स्थल, मध्य पूरा पाषाण काल का किस जगह को ड्राफ्ट स्थल कहा जाता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, नेवासा, ठीक है। यहाँ पे खुरचनी बेधनी, खुरचनी बेधनी समझिए, खरोचने का सीधा सीधा मतलब है खुरचुनी, और बेधनी का मतलब ये है कि जैसे आप फेंक के मारते हैं ना किसी चीज़ को और वो उस चीज़ को चीर के निकल के उस तरफ निकल जाए, मतलब हमने ये मारकर हमने यहाँ से फेंक के मारा, इसमें टच घुसा और इस पार से निकल आया, समझ रहे हैं, जिसको भाला कहते हैं आज की डेट में, तो वही कहलाता था बेधनी। तो ये हो गया मध्य पूरा पाषाण। उच्च पूरा पाषाण काल को ब्लेड संस्कृति भी कहा जाता है। ब्लेड, अब समझिएगा, पहले हम पूरा पत्थर यूज करते थे, फिर पत्थरों को हमने छील छील के उनके फलक बनाना चालू किया, तो फलक संस्कृति। फलक समझ में आ रहा है ना, जैसे ये पत्थर है, इस पत्थर को हमने इस साइड से नुकीला छीलते गए छीलते गए छीलते गए, तो यहाँ एक नुकीलापन बन गया और शेष हिस्सा कैसा रहा, मजबूत, उतना ही मोटा, तो वही कहलाता है फलक। अगर मैं इसका चित्र बनाने की कोशिश करूँ तो ये मान लीजिए एक पत्थर था, इसको मैंने यहाँ से छीलते 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 मैंने इसको ऐसा कर दिया इस तरह का, तो ये क्या कहलाएगा, फलक संस्कृति, ठीक है, पत्थरों का औजार। उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें तो ये अब पूरी तरीके से इन लोगों ने क्या किया है, पत्थरों को ब्लेड नुमा, पत्ते पत्ते पत्थर बना दिए। कभी बचपन में नदियों में वो पत्थर अपन लोग भगाया करते थे ना, इस पार से उधर कितनी बार कूदेगा, तो जितना वो पतला सरफेस आपको नदियों किनारे मिलता था, उसी तरीके के औजार हमको कहाँ मिलते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल के। अब ये मत सोचने लगना कि सर आप बताए थे हमको तो वो अभी मिल जाते हैं, ठीक, ऐसा नहीं है। एक उदाहरण है कि हमको एकदम चपटा सा पत्थर मिलेगा, चपटा पत्थर, समझ में आ रहा है, जो एकदम नुकीला होगा कि अगर आप मार दो किसी को तो वो कट जाए उससे, ब्लेड जैसे पतली होती है, सेम उसी तरीके का। तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, इस समय पे जितने भी मिलते हैं वो इसी तरीके के पत्थर मिलते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया ब्लेड संस्कृति। इसमें चित्रकारी का उपयोग होने लगा था, नक्काशी का उपयोग होने लगा था। चित्रकारी लाल और हरे रंग का ज़्यादातर यूज हो रहा था। बेलन घाटी से एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई, मतलब ये लोग बनाने लग गए थे चीज़ों को, समझ रहे हैं। अगर कोई मातृ देवी की प्रतिमा हमको प्राप्त हो रही तो मतलब ये लोग उसका उपयोग करने लगे थे कि अब कैसे सजाना है, कैसे बनाना है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है भीमबेटका से। भीमबेटका आप सब जानते हैं हमारे भारत के एमपी राज्य में है, ठीक है, भारत के एमपी राज्य में रायसेन में पड़ता है। भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है और इसका संरक्षण आज की डेट में राजीव गांधी पुरातात्विक विभाग कर रहा है, ये पुरातात्विक विभाग के माध्यम से हो रहा है। तो भीमबेटका में उच्च पूरा पाषाण काल की कई सारी कलाकृतियाँ, आकृतियाँ हमको प्राप्त होती हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे इसकी खोज किसने की थी, तो C.L. कलाइल ने की थी 1867-68 के टाइम पे। मध्यपूरा पाषाण काल में प्रक्षेपास्त्र टेक्निक का आविष्कार हो चुका था। प्रक्षेपास्त्र समझते हैं, हम एक जगह खड़े हैं, हम दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं अपने अस्त्र या औजारों को, ठीक है, मतलब धनुष बाण। तो एक साधारण सी बात कहूँ तो क्या हो गया था इस टाइम पे, हम तीर कमान का उपयोग करने लगे थे। किसका उपयोग करने लगे थे, तीर कमान। तीर कमान मतलब धनुष बाण हम लोग यूज करने लगे थे। इसमें छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग होने लगा था, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटे पत्थर यूज होने लगे थे, पर इसकी तुलना में कम साइज के पत्थर इसमें हम यूज करते, तो इसलिए इसको कभी कभी माइक्रोलिथिक के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्या, हमेशा ही। तो इसका एक दूसरा नाम क्या है, माइक्रोलिथिक,
ठीक है, क्या कहते हैं इसको, माइक्रोलिथिक। ठीक है, एक दो चीज़ें ये हो गई। अब इसके जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन स्थलों के बारे में हम लगातार बात करेंगे। जैसे बागौर, बागौर राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में हमको पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न बनता है कि किस काल के, पूरा पाषाण काल के किस काल से हमको पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हमको कब प्राप्त होते हैं, बागौर से। और वो काल कौन सा है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से हमको पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्थल से प्राप्त होते हैं, तो आप बताएंगे कि बागौर से प्राप्त होते हैं। बागौर से हमको पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, वृक्षारोपण के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो हमको प्राप्त होते हैं सांभर झील के किनारे की ओर। सांभर झील राजस्थान में ही पड़ती है। तो सांभर झील के किनारे पर हमको क्या प्राप्त होता है, वृक्षारोपण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मगधा से युग्मित समाधान प्राप्त होते हैं। युग्मित समाधान का मतलब समझिए कि दो लोगों को एक साथ दफनाया गया हो। ठीक है, तो बहुत साधारण प्रश्न बनता है कि युग्मित समाधान किस क्षेत्र से हमको प्राप्त होते हैं, तो वो आपका क्या है, मगधा। सरा नाहर राय से हमको स्तंभगर्त चूल्हे, स्तंभगर्त चूल्हे समझते हो, लंबे लंबे चूल्हे होंगे और उसके नीचे हमको आग लगानी है और उसके ऊपर हम खाना पकाते होंगे। ठीक है, तो सरा नाहर राय से हमको क्या मिलते हैं, चूल्हे के अवशेष प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण काल के बारे में जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो क्या हैं कि हमको इसमें प्रक्षेपास्त्र तकनीक का उपयोग होने लगा था। इसको हम माइक्रोलिथिक के नाम से जानते हैं। बागौर से हमको पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इस तरीके से सांभर झील, मगधा, ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपके सामने लिखे गए। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक में। ठीक है, अब हम चलते हैं किसमें, नवपाषाण काल में। इसकी खोज जो की थी मेयू नुसर या मेयू नसर नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने की थी। ठीक है, इसके काल के कुछ महत्वपूर्ण है मेहरगढ़, बुरजहोम और कोल्डी-हवा। साधारण सी चर्चा करेंगे हम मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ बलूचिस्तान का एक जगह है। ठीक है, मेहरगढ़ से हमको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे हमको मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं कृषि के साक्ष्य, जिसमें सबसे पहले गेहूं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कपास उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ के बारे में एक बात याद रखिए कि यहाँ से हमको कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक चीज़, कृषि के साक्ष्य में कौन सी फसल हमको मिलती है, तो हमको मिलती है कौन सी, कपास। किसका उत्पादन मिलता है, कपास का उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, कपास के साथ साथ हमको क्या मिलता है, गेहूं की फसल भी हमको कब मिलती है, मेहरगढ़ से ही प्राप्त होती है। फिर अब यहाँ पे कपास है तो मतलब कपड़ा भी हम बनाने लग गए होंगे, पर इसके कोई अवशेष हमको प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी सारी कृषि के साक्ष्य मिलने की, गेहूं के उत्पादन होने की वजह से इसको रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। एक सामान्य सा प्रश्न बनता है कि रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, तो वो कौन है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी कहा जाता है। समझ रहे हो क्यों कहा जाता है, गेहूं उत्पादन हो रहा है, गेहूं से रोटी बनती है और रोटी का चूँकि ज़्यादा गेहूं का उत्पादन यहाँ हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रोटी की टोकरी। बुरजहोम आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पे है ये, जम्मू एंड कश्मीर में है। यहाँ पे हमको एक मालिक के साथ एक कुत्ते को साथ में दफनाया हुआ अवशेष प्राप्त होता है। समझ रहे हैं बात को, एक मालिक के साथ कुत्ते को साथ में दफनाया गया है। तो बुरजहोम से हमको क्या मिलता है, कुत्ते के साथ, या कुत्ते के साथ नहीं कहेंगे, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगे, कुत्ते के साथ मालिक है ना, मालिक के साथ कुत्ता प्राप्त होता है। किसके साथ प्राप्त होता है, मालिक के साथ कुत्ता। ठीक है, मालिक के साथ कुत्ते का शव प्राप्त होता है। तो मालिक के साथ कुत्ते का शव प्राप्त होने का एक साधारण सा मतलब है कि पहला पशु जिसको पालतू बनाया गया वो कौन था, कुत्ता। समझ में आ रही मेरी बात। तो ऐसा प्रश्न बनेगा कि भैया किसको, पशुपालन तो होने लगा था। ठीक है, पशुपालन होने लगा था। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, मध्य पाषाण काल में किस जानवर का पशुपालन होता है, तो उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है हमारे पास। पर यहाँ बुरजहोम में जब हम आते हैं तो हमको मालिक के साथ क्या मिल जाता है, कुत्ता। तो हम इन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के एक अंदाज़ा लगाते हैं कि जो पहला पशु होगा वो कौन होगा, कुत्ता होगा, जिसका पालन पोषण यहाँ से, मतलब जिसको हमने पालना या पशुपालन जिसके साथ हमने आरंभ किया होगा। कोल्डी-हवा से हमको धान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, साक्ष्य, ये यूपी में पड़ता है। कोल्डी-हवा कहाँ है, यूपी में। कोल्डी-हवा से हमको किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, धान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हुए किसके, नवपाषाण काल के। ठीक है, जो आपको याद रखने। एक बार हम
सम्मिलित रूप से एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थरों का उपयोग करना हथियारों के रूप में। उसका जिस काल में हम हथियारों के रूप में पत्थरों का उपयोग करते थे वह काल कहलाता है पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न, मध्य और उच्च। निम्न में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक उत्तर भारत की, एक दक्षिण भारत। निम्न पूरा पाषाण काल को पूरी तरीके से क्रोट संस्कृति कहा जाता है। उत्तर भारत में डीएन वाडिया ने 1928 में एक जगह खोदी थी जो सोहन नदी के किनारे पर थी, इसलिए उसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा था पल्लवरम नामक एक स्थान जो तमिलनाडु में पड़ता है, जिसको 1868 में खोदा था। कुछ महत्वपूर्ण स्थल है नरसिंहपुर, बेलन घाटी और भीमबेटका। मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। इसमें निवासा नामक एक स्थल है जहाँ पर खूब सारे ढेरों आपको किसके साक्ष्य मिलते हैं, मध्यपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल को ब्लेड संस्कृति कहते हैं, चपटे पत्थरों का उपयोग होने लगा था, चित्रकारी और नक्काशी होने लग गई थी। बेलन घाटी से हमको 80 निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है, जो ये बताता है कि हम अब कलाकारियाँ करने लगे, कुछ कुछ चीज़ें बनाने लगे, जिसका हमको उदाहरण प्राप्त होता है भीमबेटका से, जो आपके रायसेन में पड़ता है। मध्य पाषाण काल में प्रक्षेपास तकनीक आ गई थी, सीएल कलाइल ने खोजा था इसको। इसमें माइक्रोलिथिक कहा जाता है क्योंकि बहुत सूक्ष्म पत्थरों का उपयोग होने लगा था। बागौर से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, सांभर झील से वृक्षारोपण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मगदहा से युग्मित समाधान प्राप्त होता है और सरा नाहर राय से स्तंभगर्त चूल्हों का अवशेष हमको मिलते हैं। नवपाषाण एचसी मेयू नसर नामक व्यक्ति ने खोज की थी, जिसमें हमको 3 महत्वपूर्ण स्थल मिलते हैं, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में, बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर में है और कोल्डी हवा जो उत्तर प्रदेश में। मेहरगढ़ से हमको कृषि के आधुनिकतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मतलब कृषि के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं, एकमात्र जगह है जहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं। इसके पहले कहीं किसी जगह पे हमको कृषि के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, कपड़े का, कपास का उत्पादन वहाँ पे होता है, गेहूं का उत्पादन वहाँ पे होता है। इसी कारण बस उसको क्या कहा जाता है, रोटी की टोकरी, ठीक है। बुर्जहोम से हमको मालिक के साथ कुत्ते का दफन सब प्राप्त होता है, जो हमें ये बताता है कि जो पशुपालन स्टार्ट हुआ था उस पशुपालन में हमने कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया। कोल्डी हवा से हमको धान के साक्ष्य मिलते हैं जो उत्तर प्रदेश में है। इस तरीके से आपका पाषाण काल का जो महत्वपूर्ण पार्ट है या महत्वपूर्ण सेक्शन है जो आपको पढ़ना है, जो आपको याद रखना है, वो समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ताम्रपाषाण काल की और सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।